नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय खोरवाल आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अजय खोरवाल क्लासेज एवं रुद्रदेव क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए वर्ण विचार से संबंधित प्रश्नों की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन आपके सामने इस वीडियो में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। लेकिन इन 20 क्वेश्चनों से आपको कम से कम 50 क्वेश्चनों का लाभ होगा, क्योंकि आपको इनके अलावा भी इनके ऑप्शन से भी कई एक्सप्लेनेशन किए जाएंगे, जिससे आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। ये वीडियो बहुत ही रोचक होने वाली है और आपको इस वीडियो के अंत में आनंद की अनुभूति होगी। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है अपना, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं, किसे कहते हैं वर्णमाला? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए इसमें? देखिए, पहला है शब्द के समूह को वर्णमाला कहते हैं। नहीं, ये इसका नहीं होगा। इसके बाद वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ठीक है, वर्ण यानी वर्ण और माला यानी पंक्ति यानी समूह। ठीक है, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? देखिए, अल्प प्राण से संबंधित क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में, हर हिंदी वाली जो भी एग्जाम होती है उसमें आने के चांस पूरे पूरे रहते हैं, इसलिए ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो देखिए, पहला आंसर है इसमें ए और आ अल्पप्राण है, कैक है अल्पप्राण है, थे और ध अल्पप्राण है, फे और वह अल्पप्राण है। तो क्या होगा इसका आंसर? तो देखिए, आपको पता होना चाहिए अल्पप्राण में क्या होता है। वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये वर्ण पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो देखिए, पहला और तीसरा कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। तो यहाँ कौन सा होगा? बी आंसर होगा। ठीक है, और जबकि महाप्राण में दूसरा और चौथा पाया जाता है। देखिए, इसके ऑप्शन थोड़े गलत हो गए हैं सेट। इसमें 1, 3, 5 होता है। देखिए, अल्पप्राण में कौन कौन से वर्ण पाए जाते हैं? 1, 3, 5 और अंतस्थ वर्ण पाए जाते हैं। ये वे रे ले, ये वे रे और ले, ये पाए जाते हैं। इसके साथ क्या होता है? सभी स्वर, सभी स्वर भी इसमें पाए जाते हैं। तो इसलिए इसमें पहला और दूसरा दोनों ही आंसर होंगे। ठीक है, इसमें पहला और दूसरा दोनों ही आंसर होंगे, इसलिए इसमें से एक गलत आ गया है। इसकी जगह कुछ और ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन आपको यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अल्पप्राण में हमेशा ध्यान रखना, वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है, सभी स्वर होते हैं और ये वे रे ले भी पाए जाते हैं। तो इसलिए इसमें दोनों ही आंसर करेक्ट हैं। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में जो अयोगवाय हैं वो कौन कौन से वर्ण हैं? तो ये आपने वीडियो जब आपने देखी होगी तो आपको अच्छे से पता होगा कि अयोगवाय हमने कितने बताए? 2। कितने बताए? 2। ये जो अयोगवाय हैं आपको तीसरी जो वर्ण विचार की वीडियो है उसमें आपको मिल जाएगा। अयोगवाय 2 बताए थे हमने। कौन कौन से बताए थे? अंग और ए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी, अंग और ए। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, श श स है।
कौन से व्यंजन कहलाते हैं? देखिए से है कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो प्रकम्पी कहलाते हैं, स्पर्शी कहलाते हैं, संघर्षी या स्पर्श संघर्षी। तो देखिए स्पर्शी व्यंजन हमारे हैं स्पर्श व्यंजन, जो कि हमारे 4 वर्ग आते हैं। इसमें कितने वर्ग आते हैं? 4 वर्ग। 4 वर्ग कौन कौन से आते हैं? क वर्ग, च वर्ग, सॉरी क वर्ग है ना, और ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये हमारे 4 वर्ग आते हैं। जबकि स्पर्श संघर्षी में हमारे कौन कौन से आता है? 6 वर्ग। ठीक है, कौन सा आता है? 6 वर्ग। ठीक है, तो स्पर्शी में हमारे यानी स्पर्श व्यंजन आ जाएंगे, 4 वर्ग में आएंगे इसमें, और संघर्ष स्पर्शी में 6 वर्ग आएगा। जबकि जो से है यानी ऊष्म वर्ण, कौन से हैं ये? ऊष्म वर्ण। और ये ऊष्म वर्ण जो हैं वो आपके आते हैं किसमें? संघर्षी में। किसमें आते हैं? संघर्षी में। तो इसका आंसर क्या होगा? संघर्षी। देखिए यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन में स्पर्शी भी पता लग गया, संघर्ष स्पर्शी भी पता लग गया। तो इस प्रकार से आपके यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं और उस वर्ण के बारे में भी पता लग गया। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? देखिए घोष अघोष ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, घोष अघोष भी क्या है आपके लिए? इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस होते हैं। हर आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर दिखाई देता है। तो देखिए घोष और अघोष की हम बात करें तो इसको थोड़ा सा समझ लें, जिससे आपको आसानी रहेगी कि इसमें से देखिए ख पहला ऑप्शन होगा ख, दूसरा ऑप्शन है च, तीसरा है मैं और चौथा है ठ। तो क्या आंसर होना चाहिए आपके नज़रिए से? तो देखिए घोष और अघोष, देखिए 2 चीज़ होते हैं, घोष और अघोष। अब इन दोनों की यदि हम बात करें घोष और अघोष की, तो यदि हम कभी कभी घोष की जगह सघोष भी आ जाता है। ठीक है, यानी घोष के साथ और अघोष यानी घोष के बिना। घोष यानी क्या होता है? नाद यानी कंपन। तो कंपन के साथ और कंपन के बिना। तो हमें केवल एक चीज़ हमें याद रख लेनी है, और यदि हम एक चीज़ याद रख लेते हैं तो दूसरी अपने आप याद हो जाती है। तो हम अघोष की यदि बात करें तो इसमें क्या होता है? वर्ग का पहला और दूसरा, और आता है हमारा से और से, ये आते हैं हमारे। ठीक है, यानी टोटल 13 वर्ण होते हैं इसमें। कितने वर्ण होते हैं? 13। यानी वर्ग का पहला आएगा, दूसरा आएगा, से तीनों ये आएंगे। तो अब हम यहाँ पर घोष की बात कर रहे हैं। घोष यानी सघोष भी बोल सकते हैं इसको। तो इनके अलावा जो कुछ भी है, इनके अलावा जो कुछ भी है वो किस में आ जाएगा? सघोष में। तो हम बात करते हैं, देखिए ख वर्ग का दूसरा वर्ण है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसलिए ये आंसर क्या हो जाएगा? गलत। इसके बाद में देखिए च, ये वर्ग का पहला है, ये भी गलत हो जाएगा, है ना। देखिए ये सारे किस में है? अघोष में। मैं वर्ग का कौन सा है? 5वां, और ये ही इसका आंसर होगा। यही इसका क्या होगा? आंसर। और ये दूसरा है इसलिए ये भी गलत होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? मैं, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अघोष में कौन कौन से आते हैं? पहला, दूसरा और श और स, ये 13 वर्ण आते हैं अघोष में। बाकी के सभी किस में आते हैं? सघोष या घोष में। तो यह आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन है क, ख, ज और फ ध्वनियाँ किसकी हैं? ध्वनियाँ किसकी हैं? देखिए ये जो इसके आगे जो ये बिंदी लग रही है, के नीचे जो ये बिंदी लग रही है, गे के नीचे, जय फे, इन सब के नीचे जो बिंदी लग रही है, इनको बोलते हैं क्या? नुक्ता। क्या बोलते हैं इनको? नुक्ता। देखिए यदि हम इनकी बात करें तो आपको यदि हम समझाएं तो ये देखिए ये क्या है? ये क्या है? खड़ी पाई। क्या है? खड़ी पाई। और ये इसके ऊपर हमने आड़ा डंडा खींच दिया, यानी आड़ी पाई रख दिया। तो देखिए जब यदि हम यहाँ पर एक बिंदी होती है ना, एक यहाँ पर बिंदी होती है और एक यहाँ पर बिंदी होती है। ठीक है, तो यदि हम बात करें और एक यहाँ पर बिंदी होती है, देखिए 4 बिंदी की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर जो बिंदी होती है इसको बोलते हैं नुक्ता।
क्या बोलते हैं, नुक्ता। ठीक है, और यहाँ पर जो बिंदी होती है इसको बोलते हैं उच्छिप्त। क्या बोलते हैं, उच्छिप्त। ठीक है, और ये यहाँ पर जो बिंदी है इसको बोलते हैं हम अनुस्वार। क्या बोलते हैं, अनुस्वार। और जो इधर जो बिंदी होती है इसको हम अपन क्या बोलते हैं, ये जो हमारा किस में लगती है, अंग्य में लगती है ना, ये अनुनासिक में आती है। या फिर यदि ये दो बिंदु हो जाती है तो इसको विसर्ग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, विसर्ग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आपको बिंदी के 4 बिंदी के बारे में बताया, जो नीचे होती है, इधर होती है और ऊपर होती है और ये इधर होती है। तो हमने चारों बिंदी के बारे में यहाँ पर क्लियर कर दिया। तो ये इसको नुक्ता बोलते हैं। और ये किसकी दुनिया है, तो ये होंगी आपकी अरबी और फारसी की। किसकी होंगी, अरबी और फारसी की। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी शब्दकोश के श का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 6 के टुकड़े करेंगे, क्योंकि ये संयुक्त अक्षर है तो इसके 6 के हम टुकड़े करेंगे तो क्या होगा, क प्लस से। ठीक है, यदि हम 6 के भी टुकड़े करेंगे स प्लस ए हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ इतने ही की ज़रूरत है। तो देखिए क के बाद, तो यहाँ पर देखिए ये रहा क के बाद क्या आता है, से, है ना। लेकिन क इसमें भी है और क इसमें भी है ना। तो के बाद में ही इस 6 का क्रम आएगा। तो 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो वो आंसर हो जाएगा आपका क। क्या हो जाएगा, क। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अघोष वर्ण है। अघोष यानी जो घोष नहीं हो। तो अभी मैंने आपको बताया था अघोष के बारे में, 13 वर्ण बताए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था पहला, दूसरा और हमारे आएंगे से और से। ये 13 वर्ण जो हैं वो क्या हैं, अघोष। और इनके अलावा सारे क्या हैं, घोष। तो इनमें से ही पूछा है, तो इनमें से देखिए ये नहीं होगा, है ना, जय और जय ये भी नहीं होगा, और से ये भी नहीं होगा। तो देखिए 3 से में से एक से यहाँ मिल गया, तो इसका आंसर क्या होगा, से। तो आपको इसका आंसर मिल गया होगा, इसका आंसर क्या होगा, से। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर होगा कितना, 33। कितना होगा, 33। देखिए 11 तो स्वर हैं, है ना, और 33 व्यंजन हैं। तो ये मूल वर्ण हो गए कितने, 44, है ना। और मैंने आपको बताया कुल वर्ण कितने बताए थे मैंने आपको, कुल वर्ण। तो कुल वर्ण मैंने बताए थे 52। कितना बताया, 52। ठीक है, तो इसमें व्यंजनों की संख्या पूछे तो व्यंजनों की संख्या कितनी होगी, 33। स्वरों की संख्या पूछते तो 11। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो संयुक्त व्यंजन मैंने आपको बता रखे हैं, है ना। मैंने आपको 4 संयुक्त व्यंजन बता रखे हैं, जिसमें 6 भी है, त्रय भी है और ज्ञ भी है। जबकि से संयुक्त व्यंजन नहीं है। से क्या है, संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका से। 6 का यदि हम टुकड़े करें तो क्या होगा, क प्लस से प्लस ए। देखिए ये हो जाएगा। त्रय के यदि हम टुकड़े करें तो तय प्लस रेहलन प्लस ए। यदि हम ज्ञ के टुकड़े करें तो जय प्लस य और प्लस ए। तो इस हिसाब से हमारे इसके टुकड़े होंगे, जबकि से के टुकड़े नहीं होंगे। चलिए हम आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक ज़रूर करें। देखिए अगला क्वेश्चन, ये रेले में किस वर्ग के व्यंजन हैं। तो किस वर्ग के व्यंजन हैं, तो ये होंगे आपके, देखिए तालव्य हैं, तालव्य नहीं है, है ना। तालव्य में क्या है, ले नहीं आता है। उसमें है, उसमें भी नहीं है। ओष्ठ हैं, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर होगा अंतस्थ। क्या होगा, अंतस्थ। और मैंने इसकी ट्रिक क्या बताई थी आपको जब वीडियो में, तो इसकी ट्रिक मैंने बताई थी आपको, ये रे यानी यार, ले वे लव, यार लव है, यानी हम कहते हैं किसी से भी यार लव है,
तो क्या हो जाएगा, अंतस्थ हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन यदि हम बात करें 12वां क्वेश्चन, प्रयत्न के आधार पर ले किस प्रकार की ध्वनि है। तो मैंने ये आपको बता रखा है, ले जो है वो है पार्श्विक ध्वनि। कौन सी है, पार्श्विक। इसको पार्श्विक क्यों बोला गया है, इसलिए बोला गया है क्योंकि जब हम ले को उच्चारण करते हैं तो बगल में से, जीभ के दोनों साइडों में से, किनारों में से, पार्श्व यानी किनारे, बगल, उनमें से क्या होता है, हवा बाहर निकल जाती है, यानी छू करके बाहर निकल जाती है, इसलिए इसको पार्श्विक बोलते हैं। उच्छिष्ट की यदि हम बात करें, पहले तो इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर क्या होगा, पार्श्विक। उच्छिष्ट की बात करें तो हमने दो वर्ण आपको बताए थे, डे जिसके नीचे बिंदी लग रही है और ढे, ठीक है। और ये जो बिंदी लग रही है इसको चिप्ट बोलते हैं, इसको नुक्ता नहीं बोलते हैं, ठीक है। और संघर्षहीन यानी जो जिसमें संघर्ष नहीं होता है, और प्रकंपित यानी जो होता है प्रकंपित, यानी रे को बोल सकते हैं हम, है ना, लुंठित या प्रकंपित। तो इसमें क्या आएगा, रे, लुंठित या प्रकंपित में, ठीक है। तो अब हम अगला देखिए, यहाँ पर भी आपको 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है यदि हम बात करें, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी घुमाई हुई है, जबकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। यदि नीचे का होठ पूरी तरह से काट दिया जाए तो किस वर्ण के उच्चारण में कठिनाई होगी। यानी जब यदि हम नीचे के होठ को यदि हम काट देते हैं तो किस उच्चारण में कठिनाई होगी। तो सीधी सी बात है कि जिस उच्चारण को ओष्ठ की सहायता से बोला जाता है उसी उच्चारण में कठिनाई होगी। तो ओष्ठ की सहायता से कौन सा वर्ण बोला जाता है, तो ये हमने बता रखा है आपको, पे वर्ग। पे वर्ग किसकी सहायता से बोला जाता है, ओष्ठ की सहायता से, ठीक है। तो इसमें पे वर्ग का क्या है, मैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, वर्णमाला के अनुसार सही क्रम कौन सा है। वर्णमाला के अनुसार सही क्रम कौन सा है, तो देखिए इसमें होगा श, श, स है, तो इसका आंसर होगा तीसरा, ठीक है। देखिए थोड़ा सा माइनर सा मिस्टेक है, सबसे पहले तालव्य से, फिर उसके बाद में मूर्धन्य से, और फिर उसके बाद में दंत्य से, और उसके बाद में है। तो इस हिसाब से आपका सही क्रम क्या होगा, सी आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, अगला क्वेश्चन है स्वर रहित रे का प्रयोग हुआ है। तो स्वर रहित रे का प्रयोग कहाँ हुआ है। देखिए यदि हम पहले ऑप्शन की बात करें ड्रम, तो ड्रम में देखिए डे के बाद में रे आ रहा है और रे के बाद में ए आ रहा है ना। तो स्वर रहित यानी जिसमें कोई भी स्वर नहीं हो, यानी रे क्या हो, हलंत हो, रे क्या हो, हलंत हो। तो ऐसा किस में है, कर्म में, किस में है, कर्म में है। यानी इसका यदि हम टुकड़े करें तो क्या हो जाएगा, के प्लस ए प्लस रे हलंत और प्लस में हलंत और ए। इस हिसाब से देखिए इसमें रे जो है वो स्वर रहित है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, कर्म होगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, उच्चारण की दृष्टि से तय व्यंजन का सही रूप कौन सा है। देखिए यदि आपने वीडियो को अच्छे से देखा है तो आप इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। देखिए एक एक बिंदु की यदि हम बात करें तो तय जो है वो स्पर्शी व्यंजन है, ठीक है। तो स्पर्श है, देखिए उसमें से आते हैं, इसलिए दोनों ऑप्शन नीचे के तो आपके होंगे ही नहीं। अब हम केवल दो की बात करें तो स्पर्श है, उसके बाद में तय जो है वो अल्पप्राण है, यानी अल्पप्राण में मैंने बताया 1 3 5, और ये जो है वो पहला वर्ण है, इसलिए अल्पप्राण होगा। अब यह आपका यहीं से क्लियर हो गया कि पहला ही इसका आंसर होगा। इसके साथ यदि अघोष की भी बात करें तो मैंने आपको बता रखा है पहला, दूसरा और शेषस्य यानी 13 वर्ण होते हैं, इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा, पहला। इसका आंसर कौन सा होगा, पहला ही आंसर इसका हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ थोड़ी सी यदि आपसे चूक हो जाए, यदि आप क्वेश्चन को सही ढंग से नहीं पढ़ते हैं, जहाँ हमारा एग्ज़ाम जब होती है तो उस समय जो बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को सही ढंग से नहीं पढ़ते हैं और वो सोचते हैं कि स्वर पूछे हैं और स्वर सीधे टिक के आ जाते हैं 11, जबकि ऐसा नहीं है। ये आंसर इसका गलत होगा। 13 संस्कृत में होते हैं, यदि उनको ध्यान नहीं होता तो वो 13 भी कर सकते हैं, और 5 भी संस्कृत में होते हैं, तो इसका मतलब वो 5 भी कर सकते हैं, जबकि इसका आंसर क्या होगा, 4।
इसका आंसर क्या होगा 4, यानी ए आंसर इसका होगा। कौन कौन से होते हैं इसमें मूल स्वर, यानी जो छोटे रूप में होते हैं ह्रस्व स्वर होते हैं ए, ई, ऊ और एक होता है हमारा री। ये हमारे 4 मूल स्वर होते हैं। ये हमारे कितने मूल स्वर होते हैं 4। चलिए हम इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन है, किस शब्द में गृहीत स्वर का प्रयोग हुआ है? तो गृहीत स्वर मैंने आपको क्या बताया था? तो गृहीत स्वर मैंने बताया था ओ। क्या बताया था? ओ, ये बताया था। और ओ किस में है? तो वो है ऑफिस में। किस में है? ऑफिस में। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑफिस। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्वर दीर्घ नहीं है? देखिए कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। यदि हम एक दृष्टि में देखते हैं तो अभ्यर्थी देखेंगे कि यार इसमें तो चारों ही दीर्घ लग रहे हैं हमें, यानी ई, ऊ और आ। लेकिन यदि एक ऐसी कंडीशन आ जाए जहां हमें चारों ही दीर्घ दिखाई दें और फिर भी हमें उसमें से आंसर चुनना हो, तो हम क्या चुनेंगे? तो इसका आंसर होगा आपका ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। किस प्रकार से होगा? क्योंकि ए को संध्यक्षर स्वर भी काउंट किया गया है। क्या किया गया है? संध्यक्षर। इसको हम क्या कहते हैं? संध्यक्षर, यानी संधि से युक्त। क्या है? संधि से युक्त। कैसे बनता है ये? यदि हम इसकी बात करें तो ए प्लस ई, ए प्लस ई, तो ये क्या बन जाता है? संध्यक्षर। तो ये संध्यक्षर की कैटेगरी में आता है, इसलिए हम इसको दीर्घ स्वर में काउंट नहीं करेंगे। वैसे ये भी दीर्घ ही होता है, लेकिन अब हमें उसमें भी हमें छांटना है, तो इसमें क्या करेंगे? ए आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें ये आपका लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का। उच्छिप्त ध्वनि का प्रयोग निम्न में से किस शब्द में हुआ है? देखिए हमारा ये क्वेश्चन अभी आया था जिसमें हमने उच्छिप्त ध्वनि को बताया था, और उच्छिप्त वर्ण आपको 2 बताए थे हमने, कौन कौन से? डे और ढे, जिसके नीचे बिंदी लग रही हो। तो ये जो जिस भी शब्द में होगा वही क्या होगा? उच्छिप्त ध्वनि उसमें प्रयुक्त हो रही है। तो ऐसा किस में है? लड़ाई। किस में है? लड़ाई। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? लड़ाई। यदि किसी अभ्यर्थी को क्षिप्त ध्वनियों के बारे में जानकारी नहीं है तो वो यही नहीं समझ पाएगा लड़ाई, मिठाई, खटाई, चतुराई इनमें से कौन सा हो सकता है, वो इसी में कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन जिस अभ्यर्थी को इनके बारे में पता है वो इसका आंसर आसानी से चुन सकता है और आसानी से दे सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म हुई। आपको ये कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ आप सबको ये पसंद आई होगी। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ ही इसको अपने सभी दोस्तों और स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करें, जिससे कि सभी को फ़ायदा हो। हम इस चैनल पर रोज़ाना नई नई वीडियो लेकर के आते हैं, जिसमें आपको हिंदी, संस्कृत सभी विषयों से संबंधित वीडियो प्राप्त होती हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।